Welcome to Shriram's IES. So today, in one PYQ a day session or series which we are taking up here, in this we'll be taking up the essay part. Okay. Now, essay is a very important component of the mains written aspect. ओके जो रिटन पार्ट है मेंस का, मेन स्टेज का, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज 250 नंबर कैरी करता है ये पर्टिकुलर पार्ट. और ये मोस्टली जो फर्स्ट पेपर होता है एक तरीके से जो कि मेरिट में कंसिडर होगा उनमें से एक रहता है. नाउ एज फार एज essay is concerned, section A, section B, two kind of sections come in this particular essay paper, and from both the two sections you need to write one essay. Okay, दोनों ऐसे वन सेम मार्क्स कैरी करते हैं 125. ओके, तो टोटल हो गया 250 और ये आप सबको 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं. सो दीज आर सम broad guidelines of essay which you are supposed to take into consideration before writing an essay in your UPSC mains exam. Ab see, I'll take up the topic, but before that I need to discuss that what you need to do or what basically UPSC requires out of you in an essay. देखिए UPSC हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जब भी आपसे essay डिमांड करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसका, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रहता है एक्सप्रेशन. ओके, आपका एक्सप्रेशन वो देखना चाहते हैं थ्रू एन एसे, क्योंकि एसे जो है वो 1000 से 1200 वर्ड का है. चूंकि ये 1000 से 1200 वर्ड का है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो टेक्निकलिटी है उससे ज्यादा आपका जो एक्सप्रेशन है वो मैटर करेगा. कहने का मतलब ये कि कैसे ये एक जीएस के क्वेश्चन से अलग होता है. जीएस के क्वेश्चन से ऐसे अलग होता है कि जीएस के क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे होते हैं, तो उसके थ्रू जो एक्सप्रेशन है वो टूवर्ड्स फैक्चुअल पार्ट चला जाता है. तो कहीं ना कहीं ये वाली बातें दब जाती हैं कि व्हाट इज योर एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस और ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये छिप जाती हैं ऐसे. इसलिए ही ऐसे जो है एक बहुत ही जरूरी मापदंड रहता है किस तरीके से कि इंसान सोचता है टॉपिक के बारे में और इन जनरल लाइफ का परसेप्शन जो है वो उस इंसान का या उस एस्पिरेंट का क्या है. ओके, इसलिए ऐसे को यूज किया जाता है जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज में लोग अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ अ पर्सन थिंक्स. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे को हम ड्यू इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि जहां तक बाकी एस्पेक्ट्स या बाकी पेपर्स का सवाल है इन यूपीएससी, जैसे कि जीएस हो गया या फिर आपका ऑप्शनल हो गया, तो उसमें एक मीटर में लिखना होता है. कहने का मतलब वर्ड लिमिट होता है, उसमें लिखना पड़ता है. वर्ड लिमिट यहां पे भी है, लेकिन वर्ड लिमिट यहां पर जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स है जो कि मेंस या फिर ऑप्शनल के क्वेश्चंस में आपको देखना है. इसलिए यहां पे जो मीटरिंग है वो बहुत चेंज हो जाती है. इसलिए एक्सप्लिसिटली ये बात बोली जाती है कि जब प्री आपका निकल जाता है और मेंस आने वाला है, उस बीच में आप कम से कम 10 एसेज लिख लें, ताकि आपका एक्सप्रेशन जो है वो एटलीस्ट आपको तो पता रहे, ताकि अपने स्ट्रेंथ में खेल पाओ आप. मोस्टली ऐसे को लेकर इश्यूज जो आती हैं वो ये आती हैं कि लोग लिखते ही नहीं है और बाद में ड्यूरिंग द एग्जाम दे ट्राई टू राइट अ जीएस आंसर विच इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी फॉर एसे. ओके, जैसे कि ये 2024 का ऐसे है एज वी कैन सी, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट प्रीसीड civilization and deserts follow them. See why I took this particular essay topic, though there were 4 others in this section and another 4 and another section, but I took this one because as per the data which is available in the market, most of the students went for this particular topic. और वैसे भी एक साइकोलॉजिकल टेक रहता है, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी जो पार्ट है वो कई सारे स्टूडेंट्स का काफी ठीक रहता है और प्री में खासकर एनवायरमेंट इकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है. इससे जस्ट आफ्टर प्री इस पर्टिकुलर जो नेक्स्ट स्टेज है एग्जाम का मेंस में, इस तरह के ऐसे लेने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. बिकॉज व्हाट एस्पिरेंट थिंक्स इज दैट कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसके पास. यूएनसीसीडी के बारे में लिख देगा, डेजर्टिफिकेशन के बारे में लिख देगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में लिख देगा. बट इज दिस टॉपिक अबाउट दैट? नो, दिस टॉपिक इज नॉट ओनली अबाउट दैट. दैट इज ओनली एन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे. Getting it? So, at the moment you read a particular essay topic, you need to understand or you need to decipher the theme of that particular essay topic. Okay, which we'll be discussing in next slide. Decoding the theme. It is very important aspect of this of the essay. क्योंकि कई बार क्या होता है कि essay का theme decode नहीं कर पाने के कारण the aspirant misses the whole point and he keeps on writing, and I will tell you, it is the only paper of UPSC which most of the aspirants complete before the allotted time.
3 घंटे के पहले ही खत्म करके बैठ गए होते हैं, बिकॉज दे आर इन दैट मोड ऑफ जीएस आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल आंसर राइटिंग, एंड दे जस्ट कीप ऑन throwing up datas and other stuff which is relevant to GS and optional paper, and they are done with this particular answer quite before the allotted time. इसलिए before you start an essay, what you need to do, you need to make a map. आप ये रफ शीटें बना सकते हो. You can start from the rough sheet and you can basically discuss with yourself, or you can brainstorm that what you need to write in this particular essay. Okay, before starting this essay, before starting any topic of the essay, you need to brainstorm, because time तो बचेगा. उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है. पूरा ऐसे लिखने के बाद इफ यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि ओके ये भी लिख सकते थे और वो भी लिख सकते थे, दैट इज नॉट द राइट आइडिया, बिकॉज फिर आप कहां उस चीज को इंसर्ट करोगे. फिर बेफजूल में आप ऐसे के लेंथ को बढ़ाते चले जाओगे. कई बार ये होता है कि वर्ड लिमिट ब्रीच हो जाए, विच कैन कॉस्ट यू, विच कैन ब्रिंग पेनल्टी टू यू. सो दैट्स वाई before starting the essay, do the brainstorming session in the exam itself, or while you are preparing right now, do it here. पहले पूरा एक पन्ना आप भर लो कि आप ये एस्पेक्ट्स कवर करोगे इसके अंदर, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिकोडिंग द थीम. ओके, नाउ व्हाट इज डिकोडिंग थीम? व्हाट यू नीड टू डू, की फ्रेज को स्प्लिट करना है. की फ्रेज को स्प्लिट करना है कहने का मतलब यहां पे जो एसे का टॉपिक है उसे स्प्लिट करना है. उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एज यू कैन सी हियर. First one is forest precedes civilization, and the another one is deserts follow them. Okay, जो ये जिन्होंने ये कोड दिया है उनका बेसिकली ये था कि जो अनकंडीशनल रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, सिविलाइजेशन का जो इससे डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाट शी वांटेड टू पिनपॉइंट इन दिस पर्टिकुलर एसे. ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू व्हाट ही और शी वांटेड टू से. Let's get into what we understand out of it. So इसका जो पार्ट है वो ये है, symbolizes abundance, sustainability. Forest precedes civilization. Civilization जब नहीं आया तो उसके पहले जंगल थे. ओके, नेचर ऑफ स्टेट. तो जो फॉरेस्ट थे they were abundant of all the resources. रिसोर्सेज का वहां पे डर्थ नहीं था, कमियां नहीं थी रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज काफी ज्यादा एक्सटेंट में थे. ओके, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एसे, दिस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग ऑफ द एसे, द फर्स्ट स्प्लिट, इट इज टॉकिंग अबाउट और सिंबलाइजिंग अबंडेंस एंड सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी की तो बात यहां पर इतनी ज्यादा है कि जितने रिसोर्सेज हैं उतने लोग ही नहीं है. तो सस्टेनेबल है ये मॉडल कि द human can basically exploit the resources, exploit the forests as much as he or she wants to. So this is the first part of this essay. Now what about the second part? The second part is about deserts follow them. And what does it symbolize? It symbolizes degradation due to over exploitation. There is enough for man's need but not enough for man's greed. महात्मा गांधी का कोट है ये इंपॉर्टेंट है. ये कोट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस कोट को आपको प्लेस कहां करना है. आई एम टेकिंग दिस सेशन वे टू स्लो एज पर माई स्पीड. अर्लियर आई टुक हिस्ट्री ऑल्सो विच आई वॉज फास्ट अबाउट इट, बिकॉज ऐसे में ठहराव की जरूरत है, इसलिए ये सेशन ठहराव वाला है. ओके, नाउ include 2-3 keywords while this particular decoding thing is going on. You need to focus on keywords, ecology, history, philosophy, all these kind of things. क्योंकि केवल एक एस्पेक्ट नहीं है, इकोलॉजी ही इकलौता एस्पेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और वो सारे एस्पेक्ट्स आपको पॉन्डर करने हैं. यू नीड टू पॉन्डर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड देन यू नीड टू कंक्लूड, ओके, हाउ आई नीड टू अप्रोच दिस एसे. ओके, now the next is use a quote or brief line. Nature sustains us, we exhaust it. Now these kind of quotes will help you to handle this essay, but you need to understand कि वहां इन particular quotes को कहां पे रखना है, ये मैटर बहुत करेगा. क्योंकि again I need to repeat, essay is about expression. Okay, fine.
So essay is about expression. I will have to restate it. Okay, so this is how you will decode this theme, and we just decoded this theme, that this theme is about human greed, over exploitation. But as far as these keywords are concerned, they appear as if they are more to do with ecology and environment and environmental degradation. But how to bring historical aspect into this, how to bring other aspects into this, for that we need to get into the next slide. The next slide is about dimensions you need to explore in this particular essay. ये जो dimensions वाला पार्ट है, ये आपका बॉडी डिसाइड करेगा. देखिए, स्ट्रक्चरिंग के मामले में एक जीएस का आंसर एक ऐसे सेम रहते हैं. हाउ? इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही, then body will be there, and then of course conclusion will be there. ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, बट क्या ये जीएस के आंसर की तरीके से है? नहीं. और यहीं पे कंफ्यूजन आ जाता है. हाउ द एस्पिरेंट गेट्स कंफ्यूज्ड हियर कि अरे स्ट्रक्चरिंग तो सेम है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. देन व्हाई इज द फैकल्टी टेलिंग मी दैट इट इज नॉट सेम? व्हाई कांट आई अप्रोच अ पर्टिकुलर एसे इन द वे आई अप्रोच जीएस क्वेश्चन इन मेंस? Because despite of same structuring, the way you write it is going to be very different. And the dimension part is very important. Why it is very important? Because अगर आप dimension पहले से chalk out करके नहीं रखोगे, then what problem will you face? The problem which you are going to face is that आप केवल एक ही dimension में घूमते रहोगे और आपको help नहीं कर पाएगा. Essay की technicality समझना बहुत जरूरी है. Okay, इससे this session will be more about ज्ञान. I can't help it, but this is how it is, and you need to take care of all these things in your essay paper. क्योंकि same topic नहीं आने वाला है दोबारा. ऐसा नहीं होगा कि same topic दोबारा से आ जाएगा. तो एक जनरल स्ट्रक्चरिंग जो है essay की, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि how to write an essay, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. मोर देन ये टॉपिक आ जाए आपको, वो जरूरी है. देखिए, जीएस केस में क्या था, वो क्वेश्चन की जो थीम है वो रिपीट हो सकती है, बट इन दिस केस शायद थीम भी रिपीट ना हो, ऐसे भी रिपीट ना हो, कुछ रिपीट ना हो. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एन essay नीड्स टू बी अप्रोच्ड. Okay, so while talking about dimensions of this essay, see the historical examples. First one, see the perspectives in the dimensions in which you need to break this essay. Historical, Indus Valley, Mesopotamia, Easter Island. Then environmental insight, which is the overarching thing. Environmental तो इसमें किसी को डाउट ही नहीं है. Philosophical जो सोच नहीं भी पाएगा वो भी environmental सोच ही लेगा. Okay, but historical example, environmental insight, ethical lens, ethics के चश्मे से, जिसमें कि गांधीज फिलॉसफी, डीप इकोलॉजी, ये सारी चीजें आ रही हैं. व्हाट इज गांधीज फिलॉसफी? आई जस्ट टोल्ड यू, दिस एनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर मैन्स ग्रीड. अब कहीं ना कहीं आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरह के कोटेशंस जो मैं बता रहा हूं, या फिर जो आपके पास भी हैं और जो फर्स्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस की है, वो हमें यूज कैसे करने हैं? यूज हमें ट्रांजिशन में करने हैं, और ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम अगले वाले स्लाइड में देखेंगे. But before that, we need to understand the various dimensions of this particular essay. Okay. So, and the next one is modern context. एक aspect इसका modern context भी है. Climate change, Amazon deforestation, UNCCD, ठीक है ना? UN Convention to combat desertification. ये सारे के सारे modern context में देखना पड़ेगा आप लोगों को. Okay. और यहां पे कहीं ना कहीं ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड भी आपसे एक्सपेक्ट किया कर रहा है ये क्वेश्चन. क्यों कर रहा है वे फॉरवर्ड ऑप्शन? ये डिमांड है इस क्वेश्चन की, इस डिमांड है इस essay की कि आप वे फॉरवर्ड दो. क्यों देने की जरूरत है? क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, दे आर द कॉज ऑफ बेसिकली द एंड ऑफ सिविलाइजेशन एज फार एज नेचर्स रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड. So that's why you need to give a way forward also. And how that way forward will help? That way forward will basically help the evaluator of your essay to understand that you have an open mind and you can suggest things also. क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की, किस तरीके से ओवर एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू दे आर ट्राइंग टू डिग्रेड द होल अर्थ.
इससे यू नीड टू गिव सर्टेन काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड। ये हर ऐसे में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं, सिमिलैरिटीज विद जीएस आंसर इस केस में डजंट अप्लाई टू ऑल द काइंड्स ऑफ एसेज व्हिच यू आर गोइंग टू राइट। वी हैव लेस टाइम राइट नाउ, मेंस आपका पास में ही है, इसलिए एक ही ऐसे के थ्रू आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से आप हर तरह के ऐसे को हैंडल और मैनेज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एक ऐसे का? ओके, सी आई अंडरस्टैंड कि कम स्लाइड्स के थ्रू आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, and if you need extra information about it and if you need some extra help as far as essay is concerned, you all can contact me in the comment section of this particular video. But as of now we need to make it short because टाइम कम है हमारे पास और बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, इसलिए ऐसे का एक जनरल गाइडलाइन ताकि आप लोग इस सेशन के बाद ऐसे लिखने को इच्छुक हो जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, and the next slide which is about the structure, how to structure an essay, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। and the first one is introduction। अब एनेक्डोट ऑब्लिक कोट से स्टार्ट करना, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे एस्पिरेंट जितने भी एग्जाम दे रहे हैं एनेक्डोटल एसेस के बारे में, मेरे ख्याल से उनके पास कोई ऐसा नया इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा उन्हें। लेकिन डू वी नीड एनेक्डोटल स्टार्टिंग और एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन इन ऑल द थिंग्स? क्या वो एक घिसा पिटा कंसेप्ट नहीं हो गया है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप डेफिनेशन बेस्ड भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एनेक्डोटल ही स्टार्ट करना है कि दो लोगों से या फिर इंटरेक्टिव स्टार्ट करना है, बट दोज आर द ऑप्शंस व्हिच यू हैव व्हिच यू कैन एम्प्लॉय इन योर एसे। कि आप एक स्टोरी के थ्रू एनेक्डोट स्टार्ट करते हो। क्या स्टोरी रहेगी? वो स्टोरी रहेगी अबाउट इंडस सिविलाइजेशन, गेटिंग इट, और अबाउट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जहां पर कि ओवर इरिगेशन के कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। ओवर इरिगेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंक्रीज इन एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं दे बेसिकली हैम्पर द एनवायरमेंट। या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी जिस तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा था, उसके बाद एनवायरमेंटल चेंजेस जो आए, जिसके बाद की इंडो गैंगेटिक जो पार्ट है वो वहां से यमुना गंगा डोआब की तरफ सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट जो है वो बढ़ गया। ऑफ कोर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में वी डोंट हैव so much evidence about what basically caused its decline, but still we can make an anecdotal story about the Indus Valley civilization or Harappan civilization, जैसे कि मोहनजोदाड़ो मूवी में दिखाया भी गया है। Not a good movie as far as I am concerned, but still it's an anecdote and you can take this approach. You can also take interactive approach that two kids or two adults are talking about that कितने हद तक हम exploit कर सकते हैं, and through that you can cook up a story and then you can move towards the body of the essay. And apart from that also what you can do is that in the introduction part you can mention all the aspects, whether it be philosophy, explain the meaning of the essay. That is also a way, isn't it? तो definition और description based introduction भी आप रख सकते हो। Got it? So that is one way to start this particular essay, to interpret the theme, whether through anecdote, whether through interactive story, or whether through a description, simple definition. Got it? Now what to be put in the body? In body various dimensions need to be mentioned: historical, environmental, social, ethical, economic, everything. These all dimensions need to be addressed in every single paragraph. You need to proceed like that.
and this will help the evaluator to understand that you understand this particular essay topic in totality. मैं फिर ये कैवियट लगा रहा हूं यहां पे, समझने की कोशिश करिएगा कि केवल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे नहीं घूमना है, बाकी एस्पेक्ट्स पे भी जाना है, और इसी के थ्रू यू विल बी एबल टू इंश्योर अ वेरी होलिस्टिक एसे. गॉट इट? सो दैट इज हाउ यू नीड टू अप्रोच. अब हिस्टोरिकल वाले में इंडस वैली सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो बातें हैं उनको आप डिटेल में बता सकते हो, क्योंकि अभी तो एनेक्डोट ने बताया था, अब आप डिटेल में जा सकते हो कि किस तरीके से पहले फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उन्हें काटा गया, नए इन्वेंशंस हुए, आयरन मिला. आयरन मिला तो पूरी की पूरी जो गंगा घाटी है उसको साफ करके मगध जैसे एम्पायर बने, और वहां से डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ जो कि कल्मिनेट हुआ है आज में जाकर, और अब वी आर फेसिंग द रैथ ऑफ इट, जो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है. थार डेजर्ट जो है उसमें जो डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है. इस तरह की चीजों से आप रिलेट कर सकते हो. बट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एज फार एज आई एम कंसर्न, आई विल सजेस्ट यू ऑल दैट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ही रखना आप, क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट तो आपको फिर से आगे चल के समझाना पड़ेगा. तो बेसिकली बह नहीं जाना है, यू नीड टू बी टारगेटेड इन योर अप्रोच. गॉट इट? एनवायरमेंटल तो किससे छिपा हुआ है नहीं, वो तो आप लिख ही सकते हैं. वो तो काफी हद तक ये जो थीम है वो आपको खुद बोल रहा है कि मैं एनवायरमेंटल हूं. सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि केवल एनवायरमेंटल ये नहीं कि लंबा लिख दिया एनवायरमेंटल, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया जितना बाकी एस्पेक्ट्स को आप दे रहे हो. ओके, नेक्स्ट इज सोशल, कि सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन सब बातों से. यहां पे आप नीड और ग्रीड की बात कर सकते हो, वो एथिकल एस्पेक्ट में भी कर सकते हो आप, लेकिन सोशल इंपैक्ट ऑफ दीज एथिक्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसको आप करप्शन से जोड़ सकते हो, बाकी चीजों से जोड़ सकते हो. तो इस तरीके से आप एक एस्पेक्ट को डेप्थ में जाके एड्रेस कर सकते हो. एथिकल एस्पेक्ट का सवाल है, उससे आप सारी चीजें जो एथिक्स इंटीग्रिटी का जो हमारा सेक्शन है या कहने का मतलब GS4 है, वहां से यू कैन रिलेट इट. फीडर यू कैन गेट फ्रॉम GS4, लेकिन रखना जो है आपको प्रीटेक्स्ट रखना है, कॉन्टेक्स्ट रखना है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द एसे ओनली, नथिंग एल्स. गेटिंग इट? एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक, जहां पे कि सस्टेनेबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है दैट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर सकते हो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में केवल डेजर्टिफिकेशन ओरिएंटेड नहीं रहेगा, इसमें सारी बातें आ जाएंगी. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेलिंग यू कि एस्पेक्ट जो है वो केवल एनवायरमेंटल नहीं रखना है, सारे एस्पेक्ट्स के अंदर आपको यू नीड टू ड्वेल इनटू देम, एंड यू नीड टू टेक आउट पॉइंट्स और मेक पॉइंट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज. ओके, मेंशन बोथ कोलैप्स एंड होप. ऑफ कोर्स, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ऐसे जो है वो केवल ये नहीं चाहता है आपसे कि अगर उसका टोन जो है ऐसे का वो चाहे नेगेटिव हो, बट इट डजंट एक्सपेक्ट यू टू होल्ड दैट टोन थ्रू आउट द एसे. यू नीड टू मेंशन दोज केसेस वेयर देयर इज सम होप, देयर इज सम रे ऑफ होप. चाहे वो राजेंद्र सिंह जी का, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का लेक रिकंस्ट्रक्शन या राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज को रिफर्बिश करने का प्लान हो, या फिर इस तरह के जो बाकी प्लान्स हो उनको आप मेंशन कर सकते हो. चिपको मूवमेंट को आप मेंशन कर सकते हो, अपिको मूवमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हो, किस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एफर्ट्स के थ्रू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका गया, लोगों के एटीट्यूड को चेंज किया गया. सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ होप विच यू कैन मेंशन इन दिस एसे while trying to make this essay a holistic one. So this is how you can approach. Got it? And before going to the conclusion part, you need to give a way ahead. Don't give the heading way ahead. वो मत लिख देना गलती से. Try to understand कि what basically I'm trying to say. I just want you all to give a way ahead कि हम किस तरीके से एक
स्वीट स्पॉट पे पहुंच सकते हैं. हाउ कैन वी रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बैलेंस इन विच सस्टेनेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड while exploiting the resources which this earth has bestowed on us, and also moving towards progress, development and all these kind of things. तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ये स्ट्राइक करने के लिए यू कैन गिव सजेशंस, रियल टाइम सजेशंस. यू कैन ऑल्सो मेंशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हियर. Okay, you can mention green hydrogen, all these kind of things. This is the part where you can imply your general studies knowledge. And that is how you can approach in this particular case while you are taking up the way ahead part of this particular essay. वो सारे के सारे initiatives आप यहां पर mention कर सकते हो. See, I'm not giving those particular initiatives on board or I haven't written it in the PPT because ऐसा नहीं है कि ये particular essay repeat हो जाएगा. Try to understand. But what is important that how you think about this essay. तो यहां पर आप डाल सकते हो उस नॉलेज को अपने, बट बाकी जगहों पे नहीं. जीएस का आंसर नहीं लिखना है, अगेन रिपीट. गॉट इट? नाउ टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड विजन देना पड़ेगा आपको, बैलेंस्ड विजन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर. अब आप पूछोगे कि ये कैसे वे हेड से अलग होगा. वे हेड के अंदर इट विल बी मोर अबाउट द फैक्ट्स. द फैक्ट्स विल इंश्योर वे अहेड कि यहां पे इस तरीके से ये वाली पॉलिसी लाई गई, उससे ये फायदे हो रहे हैं, तो वी नीड टू इंप्लीमेंट इट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. सो दैट इज हाउ यू नीड टू अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर ऐसे. और कंक्लूजन के अंदर यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बिकॉज डेवलपमेंट के कॉस्ट पर जो एनवायरमेंटल चेंजेस आप लेकर आओगे, कहने का मतलब जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स यू विल ब्रिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दोज आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल. तो डेवलपमेंट भी जरूरी है और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन रोकना भी जरूरी है. और मैं बार बार एनवायरमेंट बोल रहा हूं, लेकिन इसको आपको रिलेट करना है थ्रू एथिक्स ऑल्सो, बिकॉज इन एथिकल डायमेंशन ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ग्रीड का कंसेप्ट है उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा. वंस यू एड्रेस ग्रीड वाला कंसेप्ट, उसको आप एक बैलेंस के साथ जोड़ सकते हो. आप इंसेंटिवाइजेशन की बात कर सकते हो इन पब्लिक लाइफ, दैट पब्लिक लाइफ में एथिकल एटीट्यूड को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, थ्रू विच अ पर्सन्स ग्रीड कैन बी पुट इन चेक. वी हैव सम डिसेंट एग्जांपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स गेटिंग इन्वॉल्वड इन ब्राइबरी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो कंटेक्चुअलाइज कर सकते हो आप इस तरीके से आपके एसे के टॉपिक को. गेटिंग इट? एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सम अप दिस पर्टिकुलर एसे. Up now see, the thing is, while we were talking about this particular essay, we took up various, first of all, we broke this essay to understand what is the exact theme of this essay. Then we tried to analyze it through various slides, that okay, what this particular essay requires you to write. Then we talked about various dimensions. Then we talked about how can we start this essay. Then we talked about how we can conclude this essay. Then we talked about how we can bring novelty to this essay by mentioning way ahead and all, by putting up quotes and all in ethics part of the dimension. So these all things we discussed. But what is required out of you? What is required out of all you students is that try to start writing essay. 1000 से 1200 वर्ड का ना सही, कम से कम 500-700 वर्ड का एक essay लिखकर, I will request you all that you can paste it in our Telegram page, Shriram IAS official Telegram page, or our YouTube section also, and we can discuss those particular essays in the next session. And that is how it is going to be, and this will help you a lot. थोड़ा सा पॉन्डर करो, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो. अभी आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे अगर, तो एग्जाम में ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम कम लगेगा. जैसे आप अभी जीएस के आंसर लिख रहे हो, ऑप्शनल के आंसर लिख रहे हो, वो क्यों लिख रहे हो आप? वो इसलिए लिख रहे हो आप ताकि एग्जाम में कम टाइम में आप सेम आंसर को एड्रेस कर पाओ. बट एज फार एज ऐसे इज कंसर्न, उसको भी ट्राई टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट, सो दैट एग्जाम में वो एक वैल्यू एडिशन बने आपके लिए, बट एक सिरदर्दी ना बने. गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज essay session. We discussed one particular essay through which we tried to analyze what we can do in other essays like this, how we can approach an essay through various dimensions. I hope this session helped you.
Okay, so that's it from my side. Thank you.